हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आई होप अब तक मैंने जो वीडियोस बनाए हैं आप लोगों को सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेवलप प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय हेनरी फ्योल वो है डिवीजन ऑफ वर्क। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है डिवीजन मतलब बांटना, ठीक है, डिवाइड करना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड यूनिट्स। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हेनरी फ्योल के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वर्क है, ठीक है, जो पूरा वर्क है उसे डिवाइड किया गया है स्मॉल टास्क में, छोटे छोटे टास्क में या फिर छोटे छोटे यूनिट्स में। ठीक है, इंस्टीड ऑफ assigning the whole work to one person should be assigned only one task in which they are experienced, qualified, capable and specialized। इसका मतलब क्या होता है, हमें ये नहीं करना है कि सारा काम एक आदमी पे डाल देना है। ठीक है, कि आप ही पूरा मैनेजमेंट करोगे, आप ही सब कुछ देखोगे, टॉप मिडिल लोअर सब लेवल आप देखोगे, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि काम को जो है, कोई भी वर्क को जो है वो स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना है अलग अलग लोगों को, और एक आदमी को एक काम देना चाहिए। ठीक है, एक आदमी को एक काम देना चाहिए जो उसमें माहिर है, ठीक है, जो स्पेशलाइज है उसमें, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस है उस काम को करने का, ठीक है, और जो क्वालिफाइड है उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क सिंपली ये बताता है कि पूरा काम एक आदमी पे को ना देके उस काम को डिवाइड कर देना स्मॉल टास्क में, स्मॉल यूनिट्स में, और एक आदमी को एक काम देना। ठीक है, जिससे क्या होगा, काम जल्दी पूरा होगा और इसमें क्या होंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे किसे क्या करना है, किसे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो हमारे डेवलप प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के द्वारा जो डेवलप हुए हैं उन्हें समझने का सबसे इजी तरीका है उनके एग्जाम्पल के थ्रू जाओ। ठीक है, जो हमारा डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग जाओ, जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझने का सबसे बड़ा तरीका प्रैक्टिकल है। ठीक है, थ्योरी तो आप ले लेते हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली उसे नहीं सोचते हो, उसे नहीं देखते हो या उसे नहीं करते हो, तब तक आपको वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है इन बैंक वन पर्सन इज रिसीविंग कैश। जैसा कि हम लोग बैंक जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करने या विड्रॉल करने। ठीक है, एक पर्सन क्या होता है, कैश रिसीव करता है। ठीक है, उसका काम है कैश रिसीव करना। ठीक है, वन पर्सन इज गिविंग कैश, एक पर्सन क्या होता है, कैश देता है। ठीक है, वन पर्सन मेकिंग एंट्रीज इन द पासबुक। अब तीसरा पर्सन क्या करता है, पासबुक में एंट्रीज करते रहता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, वन पर्सन इज गिविंग लोन। चौथा आदमी क्या करता है, वो लोन प्रोवाइड करता है, वो लोन देता है। ठीक है, वन इज डूइंग एफडी, एक कोई फिक्स डिपॉजिट करते रहता है। वन इज फॉर सिक्योरिटी, कोई बैंक के सिक्योरिटी के लिए काम करते रहता है। ठीक है, so the units of work is divided among the people who are specialized in their particular field। ठीक है, इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि अगर सारा काम बैंक के मालिक को या फिर बैंक के मैनेजर को दे दिया जाए कि एफडी आप ही करना है, पासबुक में एंट्री आपको करना है, कैश भी आपको देना है, ठीक है, फिर आपको सिक्योरिटी भी आपको देखना है, तो ये हो पाएगा, ये मुमकिन है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि काम जो है वो डिवाइड किया गया। ठीक है, मैनेजर कोई होगा, कैशियर कोई होगा, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड कोई होगा, और ये काम उनको ही दिया जाता है जो वो उस काम में स्पेशलाइज होते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से वो काम करना आता है। ठीक है, जैसे कि एक आदमी कैश रिसीव कर रहा है तो उसे कैश अच्छे से रिसीव करने आता है, उसे पता है क्या करना है, कैसे नहीं करना है। कोई विड्रॉ देता है, उसको पता है कैसे लेना है, कैसे नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कोई एंट्री मेकिंग करता है। ठीक है, पासबुक में एंट्री। अब ऐसा तो नहीं है कि जो कैश रिसीव करता है वो पासबुक में एंट्री कर सकता है, कर जरूर सकता है, लेकिन उसमें वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे पता नहीं होगा, उसे मे भी उसे टाइम लग सकता है वो करने में। ठीक है, उसे पहले समझना पड़ेगा करना क्या है। ठीक है, कोई एफडी बना रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जो विड्रॉ करवा के एफडी बना ले, नहीं, जो जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उनको वही काम देना। ठीक है, अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, अपना मैनेजमेंट सही से चलाना है तो। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। इन आवर सराउंडिंग one person is doctor, one is engineer, one is businessman, one is vegetable seller, one is vendor, so they are doing their work in which they are qualified, experienced and specialized। ठीक है, अब हमारे सराउंडिंग में देखते हैं। ठीक है, अगल बगल इन्वायरमेंट में देखते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई सब्जी बेच रहा है, ठीक है, कोई वेंडर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो वही काम कर रहे हैं। ठीक है, जो पर्सन है, जो पर्टिकुलर पर्सन है, वो वही काम कर रहे हैं जिसमें वो क्वालिफाइड है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर
वो डॉक्टर है, वो जाके सब्जी बेच पाएगा नहीं बेच पाएगा। सब्जी वाला है, वो जाके डॉक्टरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फॉर्ड ने ये बताया इसमें कि काम उसी को देना जो उसमें स्पेशलाइज्ड है, जो क्वालिफाइड है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो काम उसी को देना जो उसमें स्पेशलाइज है, जो उसे अच्छी तरीके से कर सकता है। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है, इसको करने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट आता है बिजनेस पे। ठीक है, और क्या अगर ये टूट जाता है या ऐसे नहीं करते हैं तो इससे क्या दिक्कत होता है बिजनेस में। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट है इंप्रूव इफिशियंसी। इफिशियंसी याद होगा आप लोगों को, CRI मीन्स कॉस्ट, कम कॉस्ट और लो कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इंप्रूव इफिशियंसी। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ये क्या करता है कि जो पर्टिकुलर आदमी है, जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसको स्पेशलाइजेशन करता है। कैसे, मैं एक काम कर रहा हूं, ठीक है, उस काम को किए जा रहा हूँ लगातार किए जा रहा हूँ 5 साल तक, तो मैं उस काम में स्पेशल हो गया। ठीक है, स्पेशलाइज्ड हो गया। मुझे पता, मैं अगर आंख बंद करके भी वो करूंगा, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आंख बंद करके भी वो टाइपिंग करूंगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसे करना है, किसे क्या करना है। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, उसके बाद कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, इसका मतलब अगर ये टूटता है, ठीक है, इसे अगर नहीं किया जाता सही तरीके से, क्या हो सकता है, लैक ऑफ इफिशियंसी लैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, फिर मुझे कोई काम दे दिया, फिर मुझे कोई काम कर दे दिया। ठीक है, तो 5 साल या 10 साल भी हो जाएगा तो मैं उसमें स्पेशलाइज नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, इंक्रीज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या कि दोबारा कोई काम ना हो जाए। ठीक है, ये क्या करता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को बढ़ा देता है, दोबारा मे भी कहीं दोबारा काम हो जाए। ठीक है, वही काम कोई और कर दे मेरे अलावा। ठीक है, तो आप लोगों को डिवीजन ऑफ वर्क समझ आ गया होगा। ठीक है, कि पूरा होल काम एक आदमी को ना देके उसे स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देना। ठीक है, और एक आदमी को एक ही काम देना जिसमें वो क्वालिफाइड है, स्पेशलाइज्ड है और एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसा कि नाम ही अथॉरिटी मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, कैसे, तो अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। पावर मतलब होता है कि हम कुछ भी, किसी भी चीज का डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, पावर है हमारे पास कि हम वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे पास जिम्मेदारी है कि हमें जो काम दिया गया है उसे हम टाइम पे पूरा करें। ठीक है, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिजल्ट निगेटिव। अगर आपके पास पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कम दिया गया है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, तो वो निगेटिव इफेक्ट देगा। कैसे, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, हमको जो मन वो करेंगे हम। ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरा। ठीक है, तो क्या करेगा, निगेटिव इफेक्ट डालेगा दूसरों पे, या फिर वो निगेटिव इफेक्ट डालेगा ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे। ठीक है, excess of responsibility without matching authority may not allow workers to complete his job or task on time। अगर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया वर्कर को, ठीक है, कि आपको ये काम करना है और पावर कुछ नहीं है, ठीक है, आपको एक छोटा सा डिसीजन आप नहीं ले सकते, आपको कोई बॉक्स को यहां से वहां ले जाने का डिसीजन नहीं है आपके पास। ठीक है, पावर नहीं है आपके पास। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि वर्कर जो है वो अपना काम सही समय पे सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छी तरीके से चलना है, कोई मैनेजमेंट को अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। जिसको जितना अथॉरिटी देना दे दो, उसको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। ठीक है, और जिसको जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी देना दे दो, उसको उतना अथॉरिटी भी दो। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, मेन हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है, if a person is given responsibility to produce 100 units in 1 week time। ठीक है, अगर किसी आदमी को, ठीक है, किसी वर्कर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आपको 100 यूनिट, ठीक है, 100 यूनिट बनाना है 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, समझ गए क्या केस है, बट ही इज नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल्स। लेकिन उसको जिम्मेदारी दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लेकिन उसको ये पावर नहीं दिया गया, ये अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि आप कोई भी रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। ठीक है, बस उसको ये बोल दिया गया है कि आपको 100 यूनिट बनाना है 1 हफ्ते के अंदर किसी भी हालत में। ठीक है, पावर कुछ नहीं है आपके पास, आप रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते हो, बिल्कुल नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, इफ देयर इज नो रॉ मटेरियल अवेलेबल एज ही कुड नॉट कंप्लीट द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑन टाइम। अगर उसके पास पावर नहीं कि रॉ मटेरियल खरीद सके और कोई रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल है,
तो वो अपना जो वर्क है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा टाइम पे। ठीक है, समझ गए क्या क्या कर रहा है? द वर्कर कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नॉट कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। इसीलिए वर्कर को ब्लेम ना किया जाए कि उसने काम पूरा नहीं किया समय पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है वो मैनेजर की वजह से आई। ठीक है, जिसने उसे काम दिया, उसने उसे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि 100 यूनिट बनाना है आपको एक वीक के अंदर, लेकिन उसने उसे पावर नहीं दिया, उसे अथॉरिटी नहीं दिया कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक है, इसीलिए उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ रॉ मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है ये देखो कि बिकॉज ही इज गिवन ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी टू परचेज रॉ मटेरियल। वही जो मैंने बताया, क्यों उसे ब्लेम ना किया जाए, क्योंकि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था बहुत ज्यादा, लेकिन मैचिंग अथॉरिटी उसे नहीं दिया गया था कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। क्या? तो एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेस अथॉरिटी इक्वल्स टू नो कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम पावर, कम अथॉरिटी क्या बनता है मिलके? कोई काम नहीं होने वाला आपका। ठीक है, नो कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। ठीक है, उसके बाद इसको करने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है? ठीक है, इस प्रिंसिपल को अगर सही तरीके से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस रखने से किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है और क्या वायलेशन होता है। ठीक है, वो देखते हैं। नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अगर दोनों बैलेंस रहेगा, ठीक है, तो कोई मिसयूज नहीं होगा अथॉरिटी का। ठीक है, पावर का कोई मिसयूज नहीं करेगा, कोई मैनेजर बिल्कुल नहीं मिसयूज कर पाएगा उसका। ठीक है, उसके बाद वर्क कंप्लीट ऑन टाइम। इसमें क्या होगा कि वर्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसको अथॉरिटी दिया, उसको पावर दिया, उस वर्कर को अथॉरिटी पावर दोनों दे दिया होता तो वो 100 यूनिट एक हफ्ते में बना देता। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो क्या हो सकता है? कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। ठीक है, डिले इन वर्क। जो काम 100 यूनिट का दिया गया था उसको एक हफ्ते के अंदर उसमें डिले हो गया। ठीक है, वो काम पूरा नहीं कर पाया, डिले इन वर्क हो जाएगा। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, किसी को ज्यादा अथॉरिटी दे दिया मैनेजर को तो वो मिस यूज करेगा, जिसको जो मन वो करेगा। ठीक है, उसके बाद है ओवरबर्डन विथ वर्क। इसमें क्या हो जाएगा? वर्कर के ऊपर ओवरबर्डन हो जाएगा, ज्यादा काम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आया होगा। ठीक है, इसमें बस सिंपली ये बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है मार्केट में तो बैलेंस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो कोई लेवल में हो, टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे। ठीक है, चाहे वो वर्कर हो, ठीक है, सुपीरियर हो, ठीक है, या फिर बॉस हो। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड प्रिंसिपल जो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन वही डिसिप्लिन है जो हमें स्कूल में बताया गया था कि बिहेव अच्छे से करो सबके साथ। ठीक है, ठीक है, मैनर के तरीके से चलो। ठीक है, इट रिफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर बिहेवियर अमॉन्ग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि ये बताता है कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, मैनर में रहो, सही तरीके से रहो। ठीक है, कुछ गलत काम मत करो। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, अच्छे तरीके से सबसे बात करो। ठीक है, उसके बाद है क्लियर एंड फेयर बिहेवियर अमॉन्ग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये मत देखो कि मैं सीनियर हूं, मैं जूनियर हूं, मैं हेड हूं, तुम वर्कर हो तो ऑर्डर करोगे, शासन करोगे, ऐसा नहीं। अच्छा बिहेवियर रखो, फेयर बिहेवियर रखो। ठीक है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में, क्योंकि तुम अगर इज्जत दोगे तो वो भी तुम्हें इज्जत देगा। ठीक है, उसके बाद बता रहा है डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। ठीक है, ये बताता है कि डिसिप्लिन जो है वो हर जगह रिक्वायर्ड है। ठीक है, चाहे वो सुपीरियर लेवल पे हो या फिर चाहे वो सबऑर्डिनेट लेवल पे हो, चाहे आप टॉप लेवल पे हो तब भी, चाहे वो आप लोअर लेवल पे हो तब भी। ठीक है, उसके बाद है superiors think that they are boss and they cannot perform good behavior with the subordinate due to their ego and attitude। ठीक है, जो बॉस होता है, जो सुपीरियर होता है, उसके अंदर ईगो और एटीट्यूड बहुत होता है, तो उसके वजह से ना वो क्या करता है कि सुपीरियर जो भी सबऑर्डिनेट होता है उसे इज्जत नहीं देता है, उससे अच्छे से बात नहीं करता। उसके अंदर ईगो आ जाता है कि मैं बॉस हूं तो मैं उसे इज्जत क्यों दूं। ठीक है, वो मेरा वर्कर है, वो छोटा आदमी है, नौकर है मेरा। ठीक है, फ्योल जिन्होंने ये प्रिंसिपल डेवलप किया उन्होंने ये बताया फ्योल इंसिस्ट दैट देयर शुड बी इक्वल बिहेवियर अमंग देम। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करना है, सही तरीके से मैनेजमेंट चलाना है, ठीक है, तो उससे अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा सबके साथ। ठीक है, चाहे वो सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट हो। ठीक है, दोनों के बीच में अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। उसको इज्जत देना है उसको इज्जत देना है उसको। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये बताता है द एम्प्लॉयज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। एम्प्लॉय तो हर समय अपना जो काम है उसके प्रति रहता ही है कि हाँ मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा करूंगा। ठीक है, अच्छे तरीके से करूंगा, इफेक्टिवली या इफिशिएंटली। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर अलग तरीके से हम लोग देखते हैं तो सुपीरियर मस्ट ऑल्सो
मीट देयर कमिटमेंट बाय मीटिंग देयर प्रोमिसेस ऑफ इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, सैलरी एटसेट्रा। ठीक है, अब ये क्या है, तो सुपीरियर्स का क्या काम बनता है कि सुपीरियर्स ने जो कमिटमेंट किया है वर्कर्स से, इंडिविजुअल सबसे, कि वो अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे और उन्हें प्रमोशन देंगे, सैलरी देंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट करेंगे उनका, ठीक है, जब वो अच्छे से वर्क करेंगे तो। ठीक है, तो एग्जांपल सिंपली ये बताता है कि इन दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अच्छा लिंकअप होना चाहिए, ठीक है, अच्छा इन दोनों में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल सिंपली ये बता रहा है कि अगर एम्प्लॉयज अच्छे से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, तो सुपीरियर का, उनके जो बॉस, उनका ये दायित्व बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन वर्कर्स को, ठीक है, या उन एम्प्लॉयज को आप प्रमोशन दो, ठीक है, अच्छे सैलरी दो, जिससे वो मोटिवेट हो जाए और अच्छे से काम करे, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो। उसके बाद अब देखते हैं कि इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है। सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर बिहेवियर अच्छे से रखे हुए दोनों के बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, तो सिस्टमैटिक वे में बातचीत होगी, सिस्टमैटिक वे में काम होगा। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव इफिशियंसी इंप्रूव होगा, सुपीरियर का भी और सबऑर्डिनेट का भी। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं करते हो ठीक से, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, चाव्स आ जाएंगे, ठीक है, ईगो क्लैशेस हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो है उनका वेस्ट होगा, ठीक है, उसका डिले इन वर्क, काम में भी डिले हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये प्रिंसिपल समझ आया होगा। ठीक है, अब तक हमने 3 प्रिंसिपल देख लिए थे, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक, उसके बाद है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। अब जो हमारा 4th प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड।